बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Hopefully students you will be fine and enjoying good health in your homes. Students previous lecture में हमने इनर मल्टीप्लिकेशन की थी टेंसर की। बेसिकली टॉपिक हमारा हमने जो स्टार्ट किया हुआ था वो था अलजब्रा ऑफ टेंसर। अलजब्रा ऑफ टेंसर में मैंने सबसे पहले आपको एडिशन ऑफ टेंसर बताया, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर बताया और फिर मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ टेंसर बाय अ स्केलर। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर और ये मल्टीप्लिकेशन होगी आउटर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स होगी आउटर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी के बाद हम जाके पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर होगी, लेकिन वो इनर होगी, जिसको हम जो है वो इनर मल्टीप्लिकेशन को हम जो है वो उसको हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ऑफ अ गिवन टेंसर। स्टूडेंट्स अब हम जो है वो आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर स्टडी करेंगे। The product of two or more tensors is the tensor whose components are the product of the components of the given tensor। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को ये बात कह रहा है कि जब आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टेंसर हमें बात कही जाएगी करने के लिए, तो तब हम स्टूडेंट्स ये करेंगे, हम प्रोडक्ट लेंगे टू और मोर टेंसर्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टेंसर्स मौजूद होंगे ना, फर्ज करो ये हमारे पास ए आई जे के और बी एम एन ये टेंसर है। ठीक है, कार्टेशियन टेंसर ये और ये है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आई जे के और बी एम एन, जैसे यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो हमारे पास बनेगी आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टेंसर। ठीक है, अब उसका ऑर्डर क्या बनेगा, इसका इस इकट्ठे वाले का ऑर्डर क्या बनेगा, वो ऑर्डर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ अ टेंसर प्रोडक्ट इज क्लियरली द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गिवन टेंसर। मतलब जो इसका ऑर्डर होगा ए आई जे का, ए आई जे के का, और जो इसका ऑर्डर होगा बी एम एन का। ठीक है, इन दोनों को सम कर लेंगे तो वो हमारे पास टोटल का ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अब इसका स्टूडेंट्स ए आई जे के, अब इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर बेटा 3 है। मुझे कैसे पता चला, वैसे तो उसने बताया हुआ यहाँ पे कि रैंक या ऑर्डर एक ही चीज होती है। उसने बताया हुआ कि पहले वाले का रैंक 3 है, दूसरे वाले का रैंक 2 है। अगर ये हमें ना भी बताया जाता है ना, तो स्टूडेंट्स आपने ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जब टेंसर आपको स्टार्ट करवाया था अलजब्रा ऑफ टेंसर से स्टार्ट शुरू में, कि जब किसी का रैंक बताना हो टेंसर का, तो बेटा हमने देखना होता है सुफिक्स, जो किसी भी वेक्टर के या किसी भी टेंसर के सबस्क्रिप्ट में मौजूद होते हैं ना एलिमेंट्स, जिसको सुफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी तादाद देखनी है, वो कितनी तादाद है, जितनी तादाद होगी उसकी। ठीक है, नंबर ऑफ जितने सुफिक्स होंगे किसी भी वेक्टर के अंदर या किसी टेंसर के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे वो उस का रैंक है। ठीक है, तो इसके अंदर 3 है सुफिक्स, तो इसका रैंक 3 है, ये इसका ऑर्डर 3 है। इसके अंदर 2 सुफिक्स है, तो इसका ऑर्डर या रैंक 2 है। तो अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर क्या है, आउटर मल्टीप्लिकेशन। तो हम सिंपली बोलेंगे कि जो हमारे पास आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर क्या होता है, उसमें हम बोलेंगे कि हमारे पास जो जितने भी 2 और 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे पास कार्टेशियन टेंसर होंगे, अब यहाँ पे 2 टेंसर दिए हुए कार्टेशियन टेंसर। ठीक है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं कार्टेशियन टेंसर दिए हुए। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कार्टेशियन टेंसर जो है, उनका आउटर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, हम उन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे एक तीसरा एलिमेंट टेंसर भी है, तो उसको लिखेंगे सी पी क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी और इसको भी, तो वो हमारे पास आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर ए आई जे के बी एम एन और पी और सी पी क्यू।
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि अब इस आउटर मल्टीप्लिकेशन जो मैंने कर ली है इन तीन जो सर्कल मैंने किए हैं कार्टेशियन टेंसर्स की, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन वाले का रैंक कितना है या ऑर्डर कितना है। तो मैं देखूंगा इसके सुफिक्स, हमने पढ़ा था कि आउटर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, सम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हमारे पास रैंक है 3 है, इसका रैंक कितना है 2, 3 और 2 5 और 2 इसका 7, तो टोटल कितना हमारे पास बनेगा प्रोडक्ट आउटर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर का रैंक, वो 7 बनेगा। ठीक है। तो इस तरह 2 या 2 से ज्यादा कोई भी हमारे पास टेंसर हो, तो हमने क्या करना है, उनका प्रोडक्ट कैसे लेंगे, उन सारों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और उनका ऑर्डर कैसे होगा या रैंक कैसे बताएंगे, उसमें सारों में इकट्ठे में सुफिक्स की तादाद देख लेंगे, प्लस कर लेंगे, जो इसका रैंक होगा, इसका रैंक होगा और इसका रैंक होगा, तो वो हमारे पास टोटल का रैंक आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से बच्चों उसने इसका प्रूफ किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे उसने बताया, देखे 2 हमारे पास टेंसर थे, तो यहाँ पे 2 कार्टेशियन टेंसर थे, तो अब इनका रैंक 3 था, इसका 2 था, तो 3 और 2 5, तो प्रोडक्ट का रैंक कितना आ गया 5। अब इनको जो बेटा आपने सपोज करना है ना, ये भी ज़हन में रखनी बात है कि हम जो प्रोडक्ट लिख लेते हैं ना, तो उसको हम जो सपोज करते हैं किसी एक एलिमेंट से नाम देते हैं, तो बच्चों वो एलिमेंट का जो नाम देना है, अब फर्ज करो सी नाम दे लें या फिर डी दे लें या के दे लें या एम सॉरी पी दे लें, क्यू दे लें, तो बच्चों आपने वो देने के बाद उसके जो बाकियों के सुफिक्स थे ना टेंसर्स के, उन सभी को इकट्ठा लिख देना है उसके साथ, जैसे आई जे के एम एन, मतलब 5 थे तो इधर भी लिख दिया आई जे के एम एन। ठीक है। इस तरह इसको लेट करना है। तो क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, ठीक है, इस वजह से आपको सिर्फ स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करनी है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ भी अगर कोई स्टूडेंट करना चाहता है, विलिंग है, तो बहुत आसान है बेटा, जिस तरह मैंने आपको पहले प्रूफ करवाया। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, हम लिखते हैं कि जी ए आई जे के एंड बी एम एन। ठीक है। आप लिखोगे, पहले बताओ कि जी ये टेंसर है, ठीक है, और इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के टू के डैश जानी है। तो पहले ए आई जे के की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखोगे, वो आप लिखोगे इसमें लिखने का तरीका कर होता है कि आप पहले डैश वाले में लिखते हो, डैश वाले से आपने डैश वाले में लिखनी है ना, के टू के डैश, ये के में लिखी हुई है, ये के में लिखी हुई है, तो वहां से के डैश में आंसर बताना है, तो के डैश में आंसर बताना है, तो फिर के डैश में से मैंने कोई एक नाम लेट कर लिया, क्योंकि 3 है सुफिक्स, तो यहाँ पे लेट कर लिया पी क्यू आर, उसमें डैश लगा दिया, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे साथ लिख दूंगा ए आई जे के। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको अब एल में कैसे लिखना है, ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन लिखने का स्टाइल बताया था कि पहले पी आ गया इधर से, और इधर से आई आ गया, फिर इधर से क्यू आ गया, फिर इधर से जे आ गया, इधर से आर आ गया, फिर इधर से के आ गया, तो ये पहली क्वेश्चन बन गई हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे बी एम एन के लिए लिखेंगे के टू के डैश, अब के डैश में लिखनी है तो लिखेंगे बी डैश, अब यहाँ पे एम एन थे, यहाँ पे लिख लिया खुद से एस टी लिख लें, या आपकी मर्जी है कि आप जो है वो यहाँ पे यू वी लिख लो, ठीक है, या वाई जेड लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है। अब उधर जो लिखेंगे वो के में, वो बी एम एन वो दिया हुआ में। ठीक है। इसका भी लिखने का स्टाइल एस ऐसे ही आ गया, एम ऐसे ही आ गया, अब टी यहाँ पे और फिर यहाँ पे एन आ गया, इसको क्वेश्चन 1 और इसको 2 का नाम दे दिया। अब क्योंकि मल्टीप्लाई करना था, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट को राइट से मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, राइट को राइट से किया तो ये चीज बन गई। आफ्टर मोर सिंप्लीफिकेशन, अब बच्चों हमने शुरू में क्वेश्चन वाले ने नाम दिया हुआ था कि इन दोनों को मिला के नाम अपने सी आई जे के एम एन देना है, तो मैं इसकी जगह पे डैश में लिख देता हूँ, और अब यहाँ पे तो आई जे के एम एन के हिसाब से लिखा हुआ है, अब यहाँ पे पी क्यू आर एस टी के हिसाब से लिखा है, तो मैं फिर लिखूंगा पी क्यू आर एस टी के हिसाब से, लेकिन वो डैश में लिख दूंगा, और इधर मैं लिख दूंगा सी आई जे के एम एन के हिसाब से। ठीक है। और बाकी सारा एज इट इज। अब बच्चों वेयर हमें पता है कि उसने यही बात की क्लैरिफिकेशन दी है कि सी डैश वाला किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है, जिस तरह हम ये क्वेश्चन वाले ने दिया हुआ है, विच शोज डैट के जो हमारे पास ये क्वेश्चन वाला था सी आई जे के एम एन, ये कॉल्ड आउटर प्रोडक्ट ऑफ द ए आई जे के एंड बी एम एन, ये प्रोडक्ट होगी किसकी, ए आई जे के एंड बी एम एन, इज अ टेंसर ऑफ द रैंक। अब इसका रैंक कितना था 3 और इसका रैंक था 2, 3 और 2 5, तो ये टोटल ऐसे 5 आ जाएगा। ठीक है। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, अभी फिलहाल से आपको सिंपली जो अंडरस्टैंड करनी बच्चों चीज वो ये है कि इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से देखना है, लेकिन प्रूफ मैं बता दिया मैंने आपको, तो आपने इसको भी अंडरस्टैंड कर लेना है, लेकिन पेपर में जारी बात है कि लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए प्रूफ कैसे करते हैं। द टेंसर, अगर नोट में देखना है, द टेंसर मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। बेटा याद रखिएगा, जो टेंसर मल्टीप्लिकेशन है ना वो नॉन कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, हमें पता है कॉम्यूटेटिव हमने पढ़ा था, कॉम्यूटेटिव याद है आपको, शायद बीएससी में पढ़ा था आपने, प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। कॉम्यूटेटिव क्या होती है, कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये होता है कि a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए,
मल्टीप्लिकेशन चेक करना है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू बी विच इज इक्वल टू b इंटू हमारे पास होती है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पे हमारे पास है, उसने कहा है कि जो ये अगर आप ए आई जे के और एम एन लिखते हो ना एक तरफ, तो इसका आंसर बनता है आपके पास ये चीज, ठीक है। लेकिन ये इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा कि अगर मैं बी उधर लिख दूं और ए इधर लिख दूं, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है, जब इधर लिख दूंगा ए, बी इधर लिख दूंगा, तो यहाँ से फिर उसकी तरतीब चेंज हो जाएगी ना, एम एन आ जाएगा इधर पहले, फिर आई जे के बाद में आ जाएगा, तो वो चीज इक्वल नहीं होती इस वाली के, ये इसने बताया होगा, ठीक है, बुक वाले। इस वजह से ये नॉन कॉम्पिटिटिव होती है आउटर मल्टीप्लिकेशन। The outer product of two vectors, that is tensor of the first order, is sometimes called dyadic tensor or just diet, ठीक है। तो जो हमारे पास आउटर प्रोडक्ट होती है ना दो वेक्टर्स की, अब यहाँ पे दो वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स, डेट इज टेंसर्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के जो है वो वेक्टर्स, मतलब वो कह रहा है कि जैसे ये ए आई हमारे पास है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये एक वेक्टर है और उसका ऑर्डर हमारे पास कितना है 1, ठीक है, और दूसरा वेक्टर लेता हूँ एक बी वेक्टर, उनकी मल्टीप्लिकेशन कराता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ जे, ठीक है, तो इसका भी ऑर्डर कितना है 1। उसने भी यही कहा था ना कि आउटर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक ए आई और दूसरा बी जे, ठीक है, डेट इज टेंसर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का, तो इनको जब बेटा मल्टीप्लाई करते हैं ना आउटर मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, तो बेटा इसको हम जो कलेक्टिवली नेम जो इसका बनता है ना, वो बनता है डायडिक टेंसर, ठीक है, या फिर डाइट। ये बेटा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से आपने बच्चों इसको ध्यान में रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक आ रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर में बच्चों क्या होता है, ये भी बहुत आसान है, अब बस आपने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से समझना है। मैंने अभी प्रीवियस प्रूफ तो करवा दिया आपको, तो आपने बस इसको ज्यादा फोकस डेफिनेशन पे, ताकि आपके माइंड में स्टोर हो जाए, समझ आ जाए उसकी, और सेकेंडली उसका थ्योरम की स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है कि कैसे वर्किंग होती है, और वही पीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और वही चीज आपके लिए जो है वो आपका जो एग्जाम होना है उसमें इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ सिटिंग two indices in a tensor equal and summing over that repeated index is called contraction। बेटा वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो प्रोसेस ऑफ सिटिंग टू इंडिसेस, वो कहता है कि आपने दो इंडिसेस जो है वो उसकी सीटिंग करनी है, उसको आपने सेट करना है, किस तरह सेट करना है, इन अ टेंसर, टेंसर के अंदर, इक्वल एंड समिंग ओवर द रिपीटेड इंडेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने फॉर एग्जांपल दिया थर्ड पॉसिबल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ अ थर्ड ऑर्डर टेंसर। अब उसने यहाँ पे ना थर्ड ऑर्डर टेंसर लिए, ठीक है बेटा, याद रखिएगा जब भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर की बात करेंगे ना, तो आपने जोन सा भी टेंसर आपके पास मौजूद है, जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी थर्ड ऑर्डर टेंसर हमारे पास है, जैसे हमें कैसे पता चला थर्ड ऑर्डर टेंसर है, क्योंकि उसके सुफिक्स में 3 सब्सक्रिप्ट है आई जे के, ठीक है, तो उसको हमने इक्वल लिख सकें, किस तरह इक्वल लिख सकें, हम इसमें से कोई से दो आई जे के, इनसे कोई से दो सुफिक्स को रिपीट करें, ठीक है, और उनको ऐड कर दें, ठीक है, तो वो उसके इक्वल बन जाए। जैसे यहाँ पे कहता हूं कि ए आई जे के विच इज इक्वल टू, मतलब कहने का ये चीज कि ए आई जे के विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं, जे को आई के इक्वल पुट कर देते हैं, मतलब आई आई के ऐसे सम करना है, जिसके अंदर ए आई जे आई, मतलब के को भी आई कह दिया, प्लस थर्ड पे क्या कर दिया, फिर आई जे जे, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर क्या होता है, अब इन तीनों का अगर आप ओपन करें टेंसर्स को बच्चों, वो इक्वल आंसर आएगा इसके, ठीक है, यही बात है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर होता है। द प्रोसेस किसके अंदर इक्वल आता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर के अंदर आता है। द प्रोसेस ऑफ सिटिंग टू इंडिसेस, के हमने क्या प्रोसेस करना है कि दो इंडिसेस को, और यहाँ पे 3 इंडिसेस दिए हुए, 4 दिए हुए, 5 दिए हुए, 6 दिए हुए, जितने भी सब्सक्रिप्ट दिए हुए, तो उसमें से कोई से दो इंडिसेस को आपने क्या करना है, वो आपने इक्वल करना है, ठीक है। इक्वल करने के बाद आपने उनको ऐड कर लेना है, मतलब उनको रिपीट करेंगे, जैसे आई को इक्वल जे के कर दिया, या फिर जैसे जे के इक्वल के कर दिया, जैसे लास्ट में जे के इक्वल के कर दिया,
ठीक है, तो उनको फिर ऐड कर लेंगे, तो करना भी 3 टाइम्स ऐड है, ठीक है, तो तब उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर बोलते हैं। अब मैं मजीद आपको डिटेल में लिख देता हूँ, फिर बात ज्यादा क्लियर होगी। अब देखें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर पे थ्योरम है। अब वो कहता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर ऑफ ऑर्डर n, ठीक है, n ग्रेटर आर इक्वल टू 2, n 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, 2 के इक्वल हो या 2 से बड़ा हो, लीड्स टू अ टेंसर ऑफ ऑर्डर n माइनस 2, ठीक है। तो थ्योरम बच्चों ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थ्योरम, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरम में कि हमारे पास अगर कोई भी टेंसर दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2 या 2 से बड़ा है, 2 से छोटा नहीं होना चाहिए, कोई भी टेंसर है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है, और हमें कहा जाता है जी उसका आप कॉन्ट्रैक्शन चेक करो, ठीक है, उसका कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर बताओ, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है n माइनस 2, ठीक है, तो हम n की जगह पे उसका ऑर्डर लिखेंगे जो इधर दिया हुआ सिंपल टेंसर का, और वहां से फिर पता चल जाएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थ्योरम का आंसर आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर, अब बच्चों मेरे पास यहाँ पे एक टेंसर दिया हुआ है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर i और j दिया हुआ टेंसर, ठीक है। अब इसका मेरे पास इस टेंसर का ऑर्डर मेरे पास कितना है बच्चों, 2 है, ठीक है, ऑर्डर इसका कितना है, 2 है। अब बच्चों इस 2 ऑर्डर वाले टेंसर का कहा जाता है जी बताएं कि इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर क्या होगा। पहली बात कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, आई जे को रिपीट कर लेंगे और उसको यहाँ पे देखो ना, थर्ड पॉसिबल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द थर्ड ऑर्डर टेंसर, उसको हम 3 टाइम्स लिखेंगे। अगर 2 होगा आई जे के, आई जे होगा तो वहां पे उसको 2 टाइम्स करेंगे, मतलब वो होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे हो जाएगा आई आई और जे हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का कि उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इक्वल होगा आई आई प्लस ए जे, इस तरह हमारे पास वो ओपन होगा। अगर 3 टाइम्स था, थर्ड पॉसिबल कॉन्ट्रैक्शन था, उसमें था क्या था, हमारे पास 3 टाइम्स ओपन किया हमने, मतलब रिपीट करना है एलिमेंट्स को 2 टाइम्स, ठीक है, हमेशा 2 टाइम्स करना है, और थर्ड ऑर्डर था तो 3 टाइम्स लिख दिया। अगर 4 ऑर्डर होता है हमारे पास तो उसको 4 टाइम्स लिखना था और उसको रिपीट 2 टाइम्स ही करना है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। और अगर 5 ऑर्डर टेंसर है तो उसको आप 5 टाइम्स, उसको जो इंडिसेस को जो प्रोसेस करोगे वो 2 इंडिसेस पे करोगे काम, उनको रिपीट करोगे, और लिखना कितने टाइम से सम करके, वो 5 ऑर्डर है तो 5 के हिसाब से लिखेंगे, मतलब जैसे यहाँ पे 3 है ना तो वो 5 को सम करेंगे यानी को। तो अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि अब टोटल का, अब ये इसका कॉन्ट्रैक्शन बताना है इस टेंसर का, ठीक है, तो वो तो हम बता दिया कि वो इस तरह होगा, ठीक है। लेकिन अब बच्चों यहाँ पे इसका बताना होगा जी इसका जो हमारे पास इस, जो मेरे पास मौजूद है ए आई जे, इस कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर कितना होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन, अगर मैं इस टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन का ऑर्डर कितना होगा या रैंक कितना होगा, तो हमारे पास फार्मूला है n माइनस 2। क्या फार्मूला है, n माइनस 2। तो हम बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 सुफिक्स हैं तो मतलब इसका रैंक 2 था, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 यहाँ पे n की जगह पुट करेंगे, 2 माइनस 2 तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इसका मैं कह सकता हूँ जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा, कॉन्ट्रैक्शन का रैंक जो आएगा, कॉन्ट्रैक्शन का रैंक जो आएगा वो 0 आएगा या ऑर्डर 0 आएगा। इसी तरह से मेरे पास जो ऊपर लिखा हुआ है जैसे 3 था ए आई जे के यहाँ पे, ठीक है, ए आई जे के, अब इसका कॉन्ट्रैक्शन का रैंक बताना है तो कितना आएगा। अब यहाँ पे देखोगे 3 सुफिक्स है तो हम लिखेंगे यहाँ पे n की जगह पे 3, 3 माइनस 2 तो उसका रैंक कितना आएगा, 1 आएगा कॉन्ट्रैक्शन का रैंक, ठीक है। तो इसी तरह 4 लिखे हुए तो 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इस तरह हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अपने चीजों को ध्यान में रखना है कि अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर ऑफ ऑर्डर n, मतलब n जो है वो देख लेना है कि वो बड़ा होना चाहिए 2 से, मतलब वो 2 से स्टूडेंट्स छोटा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर कहा जाए जी ए आई दिया हुआ सिंपल आपको, ठीक है, और कहा जाए जी बताएं इसका कॉन्ट्रैक्शन बताएं, बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन इसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेटा हमारे पास वो 2 इंडिसेस को रिपीट करना है, तो यहाँ पे 2 इंडिसेस ही नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है, तो रिपीट नहीं होंगे। दूसरे नंबर पर उसकी हमने इन शॉर्ट उसका थ्योरम भी पढ़ लिया है कि उसमें n बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 2 से, तो कम से कम यहाँ पे 2 होने चाहिए इंडिसेस, तब हम जाके वहां पे कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी।
अब ये आगे उसने बताई बातें सारी, नोट में बच्चों यही बातें उसने की होंगी। नेक्स्ट है इनर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंसर। वो क्या होता है दी, अब पहले पढ़ा हमने आउटर मल्टीप्लिकेशन, अब आउटर और इनर में थोड़ा सा फर्क ध्यान में रखना है। बेटा आउटर में क्या था कि सिंपली हम उन टेंसर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो टेंसर्स का सिंगल रैंक होता है ना, जैसे यहाँ पे लिखा था हमारे पास ए आई जे के था, और इसका दूसरा था बी पी क्यू, ठीक है। तो अब ये तुम्हारे पास आउटर मल्टीप्लिकेशन आ गई ना, मल्टीप्लाई होके, तो अब इसको नाम क्या दे देंगे, सी आई जे के बी, ठीक है। अब इसका रैंक कितना होगा, ये ऑर्डर कितना होगा आउटर का, तो वो 5 होगा, 3 और ये 2, 5, 3 जमा 2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। लेकिन अब इनर में इसको कैसे डील करना है, अब इनर मल्टीप्लिकेशन में कैसे डील करेंगे, उसमें देखिए बेटा कैसे डील करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग टेंसर, द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाइंग टेंसर, अब मल्टीप्लाइंग टेंसर कौन सा कर रहे हैं, आउटर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, एंड देन कॉन्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू indices belonging to different factor is called inner multiplication। बच्चों वो बात ये कह रहा है कि पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, टेंसर्स को आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, और आफ्टर दैट जब सिंपल मल्टीप्लाई, जैसे ए आई जे के कर लिया, फिर बी पी क्यू कर लिया मल्टीप्लाई, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स अब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अभी जैसे ऊपर डेफिनेशन बताई मैंने, उसको कंट्रैक्शन को अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिसेस, इंडिसेस के हिसाब से, ठीक है, तो बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनर मल्टीप्लिकेशन, एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड द इनर प्रोडक्ट, जो उसका रिजल्ट आएगा वो इनर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टेंसर होगा। मिसाल के तौर पर, अब उसने मिसाल भी दे दी है यहाँ पे, अब उसने लिखा है ए आई बी आई के, हमारे पास ये है इनर प्रोडक्ट उसने बना के दे दी है, कौन सी, आउटर मल्टीप्लिकेशन की, सॉरी इनर मल्टीप्लिकेशन की है, उसने प्रोडक्ट बना के दे दी है। अब ये बनती कैसे प्रोडक्ट है, जो टेंसर एक ए आई था और एक बी, अब यहाँ पे इसको आई की जगह पे जे के आएगा, ठीक है, मतलब जो रिपीट हो रहा होता है ना, तो जब इनर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना बच्चों याद रखिएगा, तो हमारे पास जैसे एक ए आई है और दूसरा हमारे पास बी जे के है, जब इनर मल्टीप्लिकेशन होगी ना तो हमारे पास इसमें से एलिमेंट्स को रिपीट करना है। क्यों करना है रिपीट, क्योंकि आपको पता है अभी आपने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी है, कॉन्ट्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा था कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन में आप देखो ना, पहले हम मल्टीप्लिकेशन में जब इसकी करते हैं, ये हमारे पास एक वेक्टर ए आई है और दूसरा बी जे के है, अब इसका इनर मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, पहले हम करेंगे इसको सिंपल मल्टीप्लाई, जैसे हमने पहले आउटर वाला लिख देंगे ए आई बी जे के, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी जिसको हमने आउटर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द इनर मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट जब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई, ठीक है, तो हमने इसके जो इंडिसेस हैं आई जे और के, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंडिसेस, इंडिसेस के हिसाब से आपने इस पे कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करना है। और कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई करने का मेथड क्या है कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा सुफिक्स होने चाहिए, इंडिसेस होने चाहिए इसके सबस्क्रिप्ट में, ऐसे ही पढ़ा है ना, तो यहाँ पे 3 है, तो हमने क्या करना है, फिर उनमें से कोई से 2 को रिपीट करना है, ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, तो यहाँ पे कोई से 2 को रिपीट करेंगे, इसको और इसको रिपीट करेंगे, ठीक है, तो वो हमने लिख लिया इसको ए आई बी आई, इस वजह से उसने भी यहाँ पे ये लिखा, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, तो इस तरह हमने इसको लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, फिर यहाँ पे इनर प्रोडक्ट बन गई मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आएगी इस बात में। अब इसी तरह से वो अब कह रहा है कि ए आई और एक बी जे, हमारे पास 2 टेंसर्स हैं, अब इनकी आपने इनर मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, तो पहले सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे बनेगा, ए आई बी जे मल्टीप्लाई हो गया। आफ्टर दैट आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन जब अप्लाई करते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा सुफिक्स पे अप्लाई होती है, जैसे यहाँ पे जे और आई मौजूद है, 2 मौजूद है सुफिक्स, तो हम क्या करेंगे, इनको रिपीट करेंगे, ए आई आई लिख दें, या फिर सॉरी ए आई बी आई लिख दें, या आपकी मर्जी है, नहीं मैंने ए आई और बी आई नहीं लिखना, या फिर आप लिख लें ए जे और बी जे, तो सेम करने हैं, ये आपकी मर्जी है, जैसे यहाँ पे बुक वाले ने ए आई और बी आई कर दिया,
ठीक है जी, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से मतलब कि इनर मल्टीप्लिकेशन में दो काम होते हैं, पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन होनी है जो आउटर पड़ी है, और आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होना है, ठीक है। अब इसका इनर मल्टीप्लिकेशन का रैंक बताना हो तो तब कैसे बताएंगे डायरेक्ट, तो उसके लिए बेटा फार्मूला हमारे पास जो है वो ये है, एग्जांपल पढ़ा देता हूँ आपको मैं। ए आई जे के और बी एम एन, ये हमारे पास दो टेंसर्स हैं, उनका रैंक 3 है और एक का 2 है, ठीक है। अब इसकी इनर प्रोडक्ट क्या होगी, वो इकट्ठा कर दिया पहले ए आई जे के और बी आई एन, ठीक है। अब जब उसने अब यहाँ पे इकट्ठा जब करते हैं ना, उसने देखो डायरेक्ट लिख दिया इनर प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ 2 स्टेप्स में कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो पेपर में वो डायरेक्ट ही करेंगे। जब इनर का कह दिया वर्ड तो उसके अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन भी करनी है और साथ ही आपने स्टूडेंट्स उसको कॉन्ट्रैक्शन भी करनी है। मैं यहाँ पे 2 स्टेप में लेवल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन अब देखो क्वेश्चन वाले ने फिर इकट्ठा ही काम किया उसने, क्योंकि उसने इनर प्रोडक्ट कह दी बात, क्योंकि इसके अंदर दोनों बातें आ जाती हैं। तो देखो अब ए आई जे के और एम एन, तो उसने कोई से 2 सुफिक्स को रिपीट कर दिया यहाँ पे। उसने यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पहला एम को रिपीट कर दिया वो आई के साथ, ठीक है। तो उसने लिख दिया ए आई जे के और बी आई एन, तो ये आई और आई रिपीट हो गया, ठीक है। इज अ टेंसर ऑफ रैंक, अब इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक कितना होगा। अब इसका फार्मूला बेटा क्या होता है, आपने देखना है जो टोटल रैंक होगा ना लैदा का, पहले उनको जमा कर लेना, पहले उनको आपने सम कर लेना। जैसे 3 और 2 इतना कर लिए 5, और यहां तक 3 और 2 5। अगर मुझसे सिंपल पूछा जाए कि ये 3 और 2 5, ये हमारे पास आउटर मल्टीप्लिकेशन का रैंक है, ठीक है। आफ्टर दैट अब आपने क्योंकि इनर निकाल रहे हैं तो उसमें से आपने 2 माइनस करना है बच्चों, ठीक है। तो 2 माइनस करेंगे तो आंसर पीछे कितना रह गया 3। तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका हमारे पास जो रैंक आएगा इनर प्रोडक्ट का वो 3 आएगा, ठीक है जी। तो फॉर्मूला आपने ज़हन में रखना है बात की इनर प्रोडक्ट के लिए। जब भी रैंक पूछा जाए पेपर में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछा जाएगा, कहा जाएगा जी ये और ये हमारे पास टेंसर है और उसका रैंक 3 और 2 है, और इसकी इनर प्रोडक्ट जो है वो ये है, तो इसका रैंक बताएं। तो आपने देखना है कि इसका और इसका रैंक जो है वो 3 और 2 है 5, तो आप वहां से 2 माइनस कर दोगे तो वहां से आपके पास आ जाएगा उसका इनर मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट का रैंक आ जाएगा। इसी तरह अगर ज्यादा होते तो आपने सिंपल देखना है कि टोटल रैंक जो है उसमें से हमेशा 2 को माइनस करना है, हमेशा 2 को माइनस करना है, तो वहां से इनर मल्टीप्लिकेशन का आपके पास स्टूडेंट्स रैंक आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बातें सारी समझ आ गई होंगी। अब इसने आगे बच्चों इसका ऐसे ही उसने प्रूफ किया हुआ है, मैं प्रूफ की तरफ नहीं जा रहा, इसको ध्यान में रखना है। अब उसने क्रोलरी दी है, कहता है कि इनर प्रोडक्ट दिया ए आई और बी आई ऑफ द 2 वेक्टर्स ए आई और बी जे, ये 2 वेक्टर्स हैं। अब इनको आप जो है वो इनर प्रोडक्ट निकालें, तो पहले आप इन पे जो है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करोगे तो वो ए आई और बी जे बन जाएगा। फिर कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करोगे, कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करने में तो उसके सुफिक्स सेम करने पड़ेंगे, या उसको जे जे लिख लो, ए जे बी जे लिख लो, या ए आई बी आई लिख लो जैसे बुक वाले लिख के। इज अ टेंसर, अब उसका रैंक कितना है इकट्ठे वाले का, इसका रैंक कितना होगा। देखो ना सोचने वाली बात है, हम इसका रैंक अब बताएंगे कैसे होगा। अब हमें बताया कि इसका टोटल का रैंक वैसे कितना है, इसका रैंक 1 था, इसका रैंक भी 1 था, तो अब इकट्ठों का रैंक कितना हो गया, लिखेंगे 1 + 1, ये इकट्ठे का रैंक हो गया, और -2 कर देंगे फॉर्मूले का इनर प्रोडक्ट के लिए, तो कितना आ जाएगा आंसर 0। तो उसका रैंक कितना आ जाएगा 0। और 0 रैंक किसका होता है बच्चों, 0 रैंक जो होता है वो स्केलर का होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर दिस रीजन, ये आपको मैंने बातें बताई हुई है पहले। फॉर दिस रीजन ए आई बी आई इज कॉल्ड द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ए एंड बी, ठीक है जी। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन। उसने जनरलाइजेशन में लिख दिया, वो कहता है जी ए वेक्टर उसने दे दिया, एक टेंसर दे दिया, उसने लिख दिया I1 I2 अप टू सोन IM तक, और दूसरा उसने बी टेंसर दे दिया J1 J2 अप टू सोन JN। कहते हैं आर 2 टेंसर्स ऑफ रैंक M एंड N रिस्पेक्टिवली। उसने 2 टेंसर दे दिए, उनका रैंक बता दिया, एक का M है दूसरे का N है। तो वो कहता है कि इनका अब इनर प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम क्या करेंगे M और N को जो है वो ऐड कर लेंगे, क्योंकि टोटल इनका रैंक M है, इसका N है, तो उसमें से 2 को माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा टोटल का इनर प्रोडक्ट आ जाएगी, उसका रैंक आ जाएगा या उसका ऑर्डर आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों को ये बातें समझ आ गई है। नेक्स्ट है बच्चों कोशेंट थ्योरम। अब कोशेंट थ्योरम क्या होगा, कोशेंट थ्योरम की पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ लेनी है, उसके बाद आप उसको जो है वो समझा दूंगा आपको एग्जांपल के तौर पर भी कि किस तरह एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये आ सकता है। इफ एन इनर प्रोडक्ट ऑफ द क्वांटिटी x, अगर हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट है, हमने ऑफ द क्वांटिटी x का लेना है विद एन आर्बिट्रेरी टेंसर, इस क्वांटिटी x के साथ एक आर्बिट्रेरी टेंसर लेना है आपने, इज इटसेल्फ अ टेंसर, ठीक है। तो जब आप इस जो इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं ये क्वांटिटी x का
आर्बिट्रेरी टेंसर के साथ, मतलब ये x को आप करोगे एक आर्बिट्रेरी टेंसर, कोई भी टेंसर और हो सकता है, उसके साथ जब आप इनर प्रोडक्ट लोगे, ठीक है, तो जो उसका आंसर आएगा वो भी एक इटसेल्फ टेंसर होगा, एंड देन x इज आल्सो अ टेंसर, सिंपल x भी टेंसर होगा। अब इसको एग्जांपल से बात समझ तो ज्यादा बात क्लियर होगी, स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। अब a i j b j, ये बच्चों हमारे पास एक वेक्टर है, टोटल a i j और b j, ये एक वेक्टर है, और ये प्रोडक्ट दी हुई है बेसिकली उसने हमारे पास, क्यों, और ये प्रोडक्ट दी हुई है बच्चों, हमें इनर प्रोडक्ट दी हुई है। मुझे कैसे पता चला इनर प्रोडक्ट दी हुई है, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ना यहाँ पे जे जे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, पहले उसने प्रोडक्ट लिया हुआ है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई की हुई है, तो मुझे यहाँ से समझ आ गई कि मेरे पास ये इनर प्रोडक्ट है। तो अब वो कह रहे हैं इस इनर प्रोडक्ट या इस वेक्टर के अंदर टोटल होल ने देखें, इस वेक्टर के अंदर वो कहते हैं बी जे जो है वो आर्बिट्रेरी वेक्टर है, बी जे क्या है, आर्बिट्रेरी वेक्टर है। देन वो कहते हैं प्रूव दैट दी सुफिक्स, जो ये जो बाकी सुफिक्स है ए आई जे, इसके अंदर कितने सुफिक्स है, 2 सुफिक्स है, इज आल्सो अ टेंसर ऑफ रैंक 2। ठीक है, तो बच्चों ये आप आइंदा के बाद हमने याद रखनी है बात कि अगर हमें कहा जाए जी क्वोशिएंट थ्योरम के अंदर कि ऐसे दिया हो आपके पास कोई भी इनर प्रोडक्ट दिया हो, क्वोशिएंट थ्योरम के अंदर याद रखिएगा बेटा इनर प्रोडक्ट ही यूज होती है, तो इनर प्रोडक्ट जिसको समझ आ जाएगी उसी के लिए आगे क्वोशिएंट थ्योरम समझना आसान होगा। अब इनर प्रोडक्ट मैं दोबारा से बोल रहा हूँ क्या होती है बच्चों, उसमें 2 काम होते हैं, पहले उस पर सिंपल आउटर मल्टीप्लिकेशन होती है, आफ्टर दैट बच्चों उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई होती है। अब यहाँ पे उसने इनर प्रोडक्ट दी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर दोनों चीजें वर्किंग हुई है। अब इसमें जो बी जे है वो आर्बिट्रेरी वेक्टर है, तो हमने प्रूव करना है जो बाकी रह गया ए आई जे, जो क्वांटिटी रह गई है उसका सुफिक्स है 2, तो उसका फिर रैंक कितना होगा, ये ऑर्डर कितना होगा, उसमें जितने सुफिक्स है 2 सुफिक्स है तो 2 ही इसका रैंक होगा। अगर यहाँ पे 3 दिया होता, आई जे के दिया होता, फिर यहाँ पे जो है वो 3 आ जाना रैंक। अगर 4 आई जे के और एल दिया होता, फिर यहाँ पे 4 आ जाना। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन चलता जाना, ये आगे प्रूफ अब रहने दें, इसको अपने अंडरस्टैंड करना। सिमिलरली बच्चों उसने जनरलाइजेशन इसकी दे दी है क्वेश्चन के लिए, उसने कह दिया कि इफ ए हमारे पास टेंसर है, तो उसके बाद उसने बी टेंसर दे दिया है और ऑर्डर उसने बता दिया एम है, ठीक है, और बी वो कह रहा है इज एन आर्बिट्रेरी टेंसर है ऑफ ऑर्डर एन है, तो प्रूव दैट के हमारे पास जो दूसरा है, जब उसका ए आई और दूसरा जब उसको लेते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसका टेंसर बेटा एम और एन को जमा कर लेंगे, मतलब दोनों को, तो वो हमारे पास उसका रैंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर। वो क्या होता है बेटा, बहुत आसान है हमारे पास, अब क्योंकि जनरल बात कर रहे हैं हम, अ टेंसर ए आई वन आई टू अप टू सोन आई एन, हमारे पास एक टेंसर है एन तक और वो सिमेट्रिक है, ठीक है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक इन अ पेयर ऑफ इंडिसेस i1 एंड i2 से, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ कि उसका सिमेट्रिक चेक कर रहा हूँ i1 और i2 के लिहाज से, तो वो कैसे लिखेंगे, ए आई वन आई टू अप टू सोन आई एन, ये इक्वल होगा बच्चों। अब सिमेट्रिक जब भी बात करनी है ना आपने, तो आपने बच्चों क्या करना है, जो आई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू लिख रहे हैं इंडिसेस i1 और i2 के लिहाज से ना, तो हम क्या कर देंगे, i2 पहले आ जाएगा और i1 बाद में आ जाएगा, सिंपली i2 पहले आ गया और i1 बाद में आ गया, बाकी सारे का सारा सेम रहेगा, मतलब i3 i4 i5 अप टू सोन in। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास होगा सिमेट्रिक टेंसर। अगर ये चीज होल्ड करती है, इसका आंसर इक्वल आता है इसके, तो हम कह सकते हैं कि ये टेंसर जो है वो सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू i1 एंड i2। अगर इसी तरह मैं कहता हूँ बात के i1 और i2 के रिस्पेक्ट में नहीं देखना चाहता, मैं i1 और i3 के रिस्पेक्ट देखना चाहता हूँ सिमेट्रिक टेंसर, तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, फिर मैं इसको लिखूंगा a, देखना चाहता हूँ मैं अब यहाँ पे i2 एंड i3 के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक चेक करना चाहता हूँ, तो i1 एज इट इज, फिर इसके बाद i2, फिर i3 अप टू सो ऑन in विच इज इक्वल टू a, i1 ऐसे ही, उसके बाद बच्चों i3 पहले आ जाएगा, i2 बाद में आएगा, बाकी सारा एज इट इज, मतलब i4 5 6 अप टू सो ऑन in आ जाएगा। तो अगर इसका और इसका आंसर सेम आ जाता है, तो हम कहेंगे कि i2 एंड i3 हम कह सकते हैं कि ए टेंसर जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट द पेयर ऑफ इंडिसेस i2 एंड i3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ये वर्किंग वैसे ही है जैसे हम अगर मैट्रिक्स के अंदर बात पढ़ते थे कि दो, हम कहते थे कि ए वेक्टर जो है वो सॉरी ए मैट्रिक्स जो है, एक स्केयर मैट्रिक्स ए, स्केयर मैट्रिक्स ए जो है वो सिमेट्रिक होगी
कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो आंसर किसके इक्वल आ जाए, ए के। ऐसे ही पढ़ा था ना हमने। और अगर उसका ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो वो इक्वल होता है एंटी सिमेट्री के। ये मैंने बात पढ़ी हुई है मैट्रिक्स के अंदर। वही डेफिनेशन है, मतलब बेस वही डेफिनेशन की है और यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिमेट्रिक टेंसर में क्या कहेंगे, अब यहाँ पे आपने ट्रांसपोज नहीं लिया टेंसर के अंदर, उसमें क्या कर रहे हैं आप, इंडिसेस के रिस्पेक्ट दो पेयर ले ली आपने, पेयर ले ली है, उस पेयर के रिस्पेक्ट आप चेक कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे बुक वाले ने लिया है I1 और I2 के रिस्पेक्ट, तो आंसर उसका I2 और I1 के रिस्पेक्ट सेम आ गया। और यहाँ पे मैंने लिया है I2 और I3 के रिस्पेक्ट, तो आंसर सेम आ गया। मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैट्रिक्स के अंदर जो बात हमने पढ़ी थी, जो उसमें पढ़ा था ट्रांसपोज ले तो आंसर एक इक्वल आ जाए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। एनी हो, अब एंटी सिमेट्रिक में भी ऐसे ही होगा। एंटी सिमेट्रिक में अगर बात करें I1 और I2 के रिस्पेक्ट, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे आंसर माइनस आ जाएगा। सिंपली एडिशन यही होगी। जैसे यहाँ पे हमने स्क्यू सिमेट्री के अंदर बात करते थे या एंटी सिमेट्री के अंदर बात करते थे कि ट्रांसपोज ले तो आंसर माइनस के इक्वल आ जाए, माइनस और जिसका ले रहे हैं ए के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल फर्क है, अदरवाइज इसके अलावा और कोई फर्क नहीं है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास अ टेंसर इज सेड टू बी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक इफ इट इज सिमेट्रिक इन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ द इंडिसेस। अब बच्चों वो बात यही कह रहा है, वो कहता है कि हमारे पास ये जो है यहाँ पे उसने चेक दो पे किया है कि I1 और I2, ठीक है, के रिस्पेक्ट जो है ना वो ये ए जो है वो उसने लिख दिया कि वो सिमेट्रिक है, और ये I1 और I2 के लिहाज से उसने बता दिया जी एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन पूरी हो गई। अब वो बात ये कर रहा है कि उसको सिमेट्रिक टेंसर कब बोलेंगे। वो कहता है टेंसर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ इट इज सिमेट्रिक इन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ द इंडिसेस। मतलब वो कहता है कि जैसे मैंने अभी आपको I2 और I3 के रिस्पेक्ट दिया था ना लेके, तो वो कहता है I2 I3 के रिस्पेक्ट देखो या I3 और I4 के रिस्पेक्ट देखो, तो किसी भी सूरत में आप चेक करो तो वो उसका आंसर वही आए। ठीक है, जैसे ये सिमेट्रिक के अंदर, एंटी सिमेट्रिक में माइनस आ जाए, तो ऑल पॉसिबल वे से हो तो उसको बोलेंगे हम जो है सिमेट्रिक, और इसी तरह से एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स अकर फ्रीक्वेंटली इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फॉर एग्जांपल द इनर्शिया टेंसर, द स्ट्रेस टेंसर, द स्ट्रेन टेंसर एंड द रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर आर ऑल सिमेट्रिक। अब पेपर में बच्चों एमसीक्यू आ सकता है कि इनर्शिया टेंसर, सिमेट्रिक टेंसर, अब स्ट्रेन टेंसर और रेट ऑफ स्ट्रेन टेंसर, ये सारे के सारे जो है ना वो सिमेट्रिक हैं। अब ये कैसे सिमेट्रिक है, अभी इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे कि कैसे सिमेट्रिक होते हैं, तो वो एक लंबी डिटेल है, लेकिन आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बात याद होनी चाहिए कि इनर्शिया टेंसर, स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर जो है ना ये सिमेट्रिक टेंसर है, और जो स्पिन टेंसर है ना वो हमारे पास जो है वो एंटी सिमेट्रिक टेंसर है। बच्चों ये बात हमने याद रखनी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम है, वो कहता है प्रूव्ड एट द कोरोनिकल डेल्टा डेल्टा IJ। अब आपको पता है कि इसका ऑर्डर कितना है, दो ऑर्डर है। ठीक है, जो डेल्टा IJ जो है ना वो सेकंड ऑर्डर है, ये तो मेरी बात पहले भी पता थी, क्योंकि यहाँ से भी देखा जा सकता है सुफिक्स उसके अंदर दो है, और उस वो क्या होगा, वो सिमेट्रिक टेंसर होगा। बच्चों याद रखना है, जो डेल्टा है ना कोरोनिकल डेल्टा वो सेकंड ऑर्डर है, और वो क्या होगा, सिमेट्रिक टेंसर होगा। और सेकेंडली जो अल्टरनेटिंग टेंसर है एप्सिलॉन IJ के, ठीक है, ये हमारे पास इसका ऑर्डर में पता है तीन है, ये बात हमने पहले पढ़ी हुई है। वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है IJ के तीन सुफिक्स दिए हुए, तो तीन इसका ऑर्डर है, और वो होगा बच्चों एंटी सिमेट्रिक टेंसर होगा। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। प्रूफ की तरफ मैं नहीं जा रहा था। इसी तरह से प्रूफ में वो कह रहा है कि एवरी सेकंड ऑर्डर टेंसर, हर सेकंड ऑर्डर टेंसर, मतलब जैसे यहाँ पे जिसके अंदर लिखा होता है AIJ या BIJ, ठीक है, या CJ, सेकंड ऑर्डर टेंसर लेना है, तो सेकंड ऑर्डर टेंसर कोई भी हो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। मतलब वो कहता है कि सिमेट्रिक टेंसर और एंटी सिमेट्रिक टेंसर्स को आप अगर सम करें ना, ठीक है, तो वो आंसर इक्वल आ जाएगा, आपके पास सेकंड ऑर्डर टेंसर ही होगा। मतलब जो आप एवरी सेकंड ऑर्डर टेंसर कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब हर सेकंड ऑर्डर टेंसर को आप लिख सकते हो एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के अंदर। मतलब ये सिमेट्रिक टेंसर है अगर, तो जमा ये एंटी सिमेट्रिक टेंसर है, तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के टेंसर में आप किस चीज को लिख सकते हो, हमेशा सेकंड ऑर्डर टेंसर को लिख सकते हो। ये अपने थ्योरम ज़हन में रखना है, सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों इनवेरिएंस ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी प्रॉपर्टी ऑफ अ टेंसर। तो इनवेरिएंस आपने बेटा पहले भी मैंने पढ़ाया था आपको,
उसमें बेटा मैंने बात वही बताई थी कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उससे उस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट पे नो इफेक्ट हो, if there is no effect after applying any transformation on that object, ठीक है, तो then we say this object is known as invariance, मतलब कि वो इनवेरियंस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है ना वो इनवेरियंस के रिस्पेक्ट बतानी है आपने। तो इफ अ टेंसर इज सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू अ पेयर ऑफ इंडिसेस, इससे ऊपर बात की है, इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, देन इट हैज द सेम प्रॉपर्टी इन एनी अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो कहता है कि अगर आप किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाओ ना उसको, उस सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक को, तो उसकी सेम प्रॉपर्टी होगी, वो चेंज नहीं होगा। मतलब वो वहां पे इनवेरियंस पढ़ाया था कि हमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पे यहाँ पे आ गया कि वो उसका कोऑर्डिनेट चेंज कर दें। अगर पहले हमने के सिस्टम के अंदर था तो अब के डैश के अंदर ले जाएं उस सिमेट्रिक को या एंटी सिमेट्रिक को, तो वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगा, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा। इसी तरह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है टेंसर इक्वेशन की, वो क्या है? अ टेंसर इक्वेशन व्हिच होल्ड्स इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम होल्ड इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज द फॉर्म ऑफ टेंसर इक्वेशन रिमेन्स द सेम इन एवरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। बात यहाँ पे ये कर रहा है कि एक टेंसर इक्वेशन विच होल्ड इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम होल्ड इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है तो वो हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हो सकती है, दैट इज फॉर्म ऑफ टेंसर इक्वेशन रिमेन सेम इन एवरी रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो के टू के डैश जाए, ये के डैश टू के डबल डैश जाए, ये के डबल डैश टू के ट्रिपल डैश जाए, तो बेटा वहां पे हमारे पास जो है वो टेंसर चेंज नहीं होता। ये बात हमने याद रखनी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है टेंसर की। Hopefully students you understand this lecture. If you have any problem then write in comment box, inshallah हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में जीरो ऑर्डर टेंसर और आइसोट्रोपिक टेंसर्स को पढ़ेंगे। बहुत आसान टॉपिक है, जस्ट आपने इसको अंडरस्टैंड करना है तो बात आपको क्लियर होती जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।